हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इस पूरे टॉपिक में हम लोग फेडरलिज्म जो इंडिया में प्रैक्टिस किस तरीके से करा जा रहा है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया? हमने समझ लिया कि फेडरलिज्म का मतलब होता है कि हम पावर का डिवीजन करेंगे दो लेवल पर, डुअल पॉलिटी बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, स्टेट गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, इतना समझ लिया था। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में क्या है? फेडरलिज्म है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिया के फेडरलिज्म को हम लोग बोलते हैं क्वासी फेडरलिज्म, ठीक है। या इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री, ठीक है। अब क्वासी फेडरल का मतलब क्या है? क्वासी फेडरल का मतलब है कि हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो कंपैरेटिव टू स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी? ज़्यादा पावरफुल होगी, ठीक है। कंपैरेटिव टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है? ज़्यादा पावर है। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? क्वासी फेडरलिज्म कहा जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को कहा जाता है कि जैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा क्या कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे रहा है स्टेट के मुकाबले, ठीक है। इसी चीज़ को दूसरे नाम में कहा जाता है दैट इंडियन फेडरलिज्म क्या है? इंडियन फेडरलिज्म एक ऐसा फेडरलिज्म है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज है, ठीक है। यानी कि सेंटर की तरफ क्या है? सेंटर की तरफ थोड़ा सा झुकाव है। सेंटर की तरफ क्या है? थोड़ा सा झुकाव है। अब थोड़ा सा झुकाव है, इसका मतलब क्या हुआ? कि सेंटर को ज़्यादा पावर दे रखी है, ठीक है। समझ में आ गया? पहला फीचर अंडरस्टैंड कर लिया कि इंडिया का फेडरलिज्म क्या है। इंडिया एक क्वासी फेडरल कंट्री है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आने वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा अदर पावर्स भी हैं, तो वो हम तब डिस्कस कर लेंगे। अभी केवल हमें इतना जनरल आइडिया पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या डिस्कस करनी है कि जब इंडिया में, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जब हमने अपना फेडरलिज्म स्ट्रक्चर अडॉप्ट करा कि भारत में फेडरलिज्म किस तरीके से होगा, ठीक है, तो हम दो प्रिंसिपल को साथ में लेकर चल रहे थे। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमने कहा कि देखो, जो भी हम अपना फेडरलिज्म अडॉप्ट करेंगे, जो भी हम फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे, वो हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। उसको इंश्योर करना होगा कि वो हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हमेशा मेंटेन करके रख सके। वैसा ही फेडरलिज्म हम अपने यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे, पहली चीज़। साथ ही साथ में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के साथ में हमने जो अपना फेडरलिज्म जब हम डिसाइड कर रहे थे तो हमने ये भी डिस्कस किया कि वो फेडरलिज्म की वजह से हमारे यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर, रीजनल बेसिस पर, अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं, तो वो सारी डाइवर्सिटी को भी हमें क्या करना होगा? अकोमोडेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो हमने क्या करा? हमने यहाँ पर दो बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी। पहला इंपॉर्टेंट फीचर हमने समझा कि इंडिया को एक क्वासी फेडरल स्टेट कहा जाता है बिकॉज सेंटर इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये पढ़ी कि जब हम अपना फेडरल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे थे, डिज़ाइन कर रहे थे, तो उसमें हमने दो चीज़ें हम साथ लेकर के चले हैं। पहला कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर इंश्योर करेगा कि भारत हमेशा यूनाइटेड रहे, भारत की यूनिटी, भारत की एकता, अखंडता हमेशा बरकरार रहे, ऐसा फेडरलिज्म हम लेकर आना चाहेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो फेडरलिज्म डाइवर्सिटी को भी हमारे यहाँ पर क्या करे? अकोमोडेट करे। समझ में आ गया? अब हम इसी चीज़ को, ये जो दो चीज़ें मैंने बताई है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो अभी मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया आपको, उसी चीज़ को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर समझेंगे डिटेल में, ठीक है। मज़ेदार है, चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिपेंडेंस से पहले भी हमारे जो लीडर्स थे नेशनल मूवमेंट के, वो बहुत ज़्यादा अवेयर थे कि भारत इतना ज़्यादा लार्ज कंट्री है, ठीक है, भारत इतनी बड़ी भूमि है, तो इसको चलाने के लिए हमें पावर्स को डिवाइड करना होगा प्रोविंसेस के बीच में और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, है ना। केवल सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट रखने से हमारी कंट्री प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्टर नहीं कर पाएगी, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो हमने सोच लिया था कि हम पावर को डिवाइड करेंगे दो लेवल पर, ठीक है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उनको ये भी पता था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटी भी है, साथ ही साथ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है। तो जब विविधताएं इतनी सारी है तो इस डाइवर्सिटी को रिकॉग्निशन भी तो चाहिए होगी, ठीक है। द डाइवर्सिटी नीडेड रिकॉग्निशन। तो इसके लिए क्या किया गया? पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड लैंग्वेजेस हैड टू शेयर पावर
and in each region people of that region should govern themselves. This was only logical if we wanted a democratic government. जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी है तो ठीक है, हमने रिकॉग्नाइज कर लिया बहुत ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटी है ना। ट्राइबल्स जो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पर अलग कल्चर है, वहाँ पर अलग भाषा बोली जा रही है ना। वेस्ट में जाओगे तो अलग भाषा है, अलग कल्चर है, साउथ में जाओगे तो चीज़ें अलग है, नॉर्थ में जाओगे तो चीज़ें अलग है ना, समझ रहे हो। तो इतनी ज़्यादा जब रीजनल डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, तो हमारे लीडर्स सोच रहे थे कि इस डाइवर्सिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अलग अलग रीजन्स के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के जो लोग हैं, उनको हमें पावर देनी पड़ेगी हर रीजन में, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज महाराष्ट्र में अगर हमें जो पूरा महाराष्ट्र का रीजन है ना, तो वहाँ पर जो मराठी बोलने वाले जो लोग हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनको हमें पावर देनी पड़ेगी, ठीक है। उनको अलाउ करना पड़ेगा कि उनके लीडर्स महाराष्ट्र से ही लोग उठकर आए, वही महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने, वही महाराष्ट्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बने, ठीक है। और वही जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं वही अपने लोगों की आवाज़ को उठाए, ठीक है। तभी जा करके क्या होगा, एक आम महाराष्ट्र के व्यक्ति की आवाज़ क्या होगी, केंद्र सरकार तक भी पहुंचेगी एंड इवन राज्य के लेवल पर भी उसकी आवाज़ पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी, जब वहाँ पर महाराष्ट्र में रहने वाले जितने भी वहाँ पर जो लोग हैं उन सबको हम क्या करेंगे, पावर देंगे, ठीक है। ये पावर देंगे कि वो खुद अपने आप को क्या करे, गवर्न करे। इस तरीके से हमने क्या करा, इस आइडिया के बेसिस पर हमने चीज़ें डिसाइड करी कि अच्छा ठीक है, भारत में क्योंकि इतनी ज़्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, तो हमने क्या अंडरस्टैंड करा था, हमने ये समझा कि भारत में लिंग्विस्टिक बेसिस पर हमने क्या करे, भारत में लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है। लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्या किया गया, हम लोगों ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करा, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइज करा, लैंग्वेज के बेसिस पर हमने क्या करे, राज्य बनाए, और फिर उसके बाद हमने रिस्पेक्टिवली हर राज्य को पावर दी कि देखो हम क्या कर रहे हैं, हर राज्य को ये पावर दे रहे हैं कि आप जो उस राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो खुद अपने आप को गवर्न करें। कैसे गवर्न करें, खुद वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें कि कौन उनको रिप्रेजेंट कर सकता है, उन्हीं को आप चीफ मिनिस्टर बनाओ, उन्हीं को आप एमएलए बनाओ, ठीक है। और उनको ही एक तरीके से बोलो कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी नीड क्या है, आप उन्हें बताओगे एंड इस तरीके से वो लोग आपको गवर्न करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है पावर शेयरिंग। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इस चीज़ को कहा जाता है पावर शेयरिंग। एंड पावर शेयरिंग के साथ में हम लोग डाइवर्सिटी को भी क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिटी को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्या करें, स्टेट्स का फॉर्मेशन करा, ठीक है। अलग अलग कल्चर के बेसिस पर हमने क्या करा, अलग अलग कल्चर के बेसिस पर हम लोगों ने राज्य का फॉर्मेशन करा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस तरीके से हमने जो हमारी डाइवर्सिटी थी उसको रिप्रेजेंट करा, ठीक है। और ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। इस तरीके से हमने सेंटर में तो गवर्नमेंट बना दी, साथ ही साथ हमने अलग अलग स्टेट्स में भी गवर्नमेंट बनाई, ताकि वहाँ पर रहने वाले जितने भी डाइवर्सिटी के लोग हैं उन सब की आवाज़ उठ सके एंड वो अपने आप को खुद गवर्न कर सके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए, ठीक है। समझ में आ गया, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पर ली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जब हम ये देख रहे हैं कि ठीक है पावर को डिवाइड करना है, तो एक क्वेश्चन उठ रहा था बार बार। The only question was, what should be the extent of powers to be enjoyed by the regional government? ठीक है, हमने समझ लिया था कि ठीक है पावर डिवाइड करेंगे, लेकिन कितनी एक्सटेंट तक हम पावर स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, वो एक्सटेंट कितना होगा, ठीक है, वो कितना एरिया होगा, क्या ज़्यादा पावर देंगे कि कम पावर देंगे, इस चीज़ पर हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिस्कस कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये चीज़ हमने कैसे अंडरस्टैंड करा कि पावर ज़्यादा देनी चाहिए कि कम देनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ जब इंडिया में जो उस टाइम पर कंडीशन चल रही थी, ठीक है, पार्टीशन की जो आवाज़ उठ रही थी, ठीक है, फिर बाद में पार्टीशन भी हुआ, तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर जो हमारा उस टाइम पीरियड में एक्सपीरियंस रहा ना, उसने हमारा ये सवाल का जवाब दिया कि हमें स्टेट्स को ज़्यादा पावर देनी चाहिए या कम देनी चाहिए, ठीक है। रीड करते हैं। In the agitation of Muslim League for greater representation to Muslims, a compromise formula to give very large powers to the region was discussed during the negotiations before partition. पार्टीशन से पहले क्या हो रहा था, पार्टीशन से पहले मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी, मुस्लिम लीग ये डिमांड कर रही थी कि उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ठीक है, मुस्लिम्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। साथ ही साथ मुस्लिम लीग ये भी डिमांड कर रही थी, या तो देखो हमें मुस्लिम लीग का देखो कहना क्या था, या तो हमें अलग से पाकिस्तान दो, ठीक है, या तो देश का बंटवारा करो, या फिर एक काम करो, अगर बंटवारा नहीं चाहते हो तो हमें पहली बात कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा देना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मुस्लिम लीग ये भी डिमांड कर रहे थे
ये भी डिमांड कर रही थी कि जो स्टेट है, जो रीजन्स हैं, ठीक है, स्टेट में जो गवर्नमेंट बनेगी उनको ज़्यादा पावर दोगे। कैसे? जैसे कि उन्होंने ये प्रोविज़न मांगा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बना रही है और कोई भी एक स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर कानून से एग्री नहीं करती, ठीक है, तो वो कानून नहीं पास होना चाहिए। ठीक है, मोटे तौर पर कहने का मतलब यहाँ पर क्या था कि पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ करेगी तो वो तभी कर सकती है जब स्टेट गवर्नमेंट उस चीज़ से एग्री करे। अगर स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी स्टेट्स मना कर रही है कि ये पर्टिकुलर कानून ठीक नहीं है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर चीज़ पर कानून ही नहीं बना सकती। ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, इस तरीके से बात करी जा रही थी। एंड एट द एंड क्या किया जा रहा था, यहाँ पर डिमांड करी जा रही थी कि स्टेट को ज़्यादा पावर दो, सेंटर के मुकाबले स्टेट को ज़्यादा पावर दो। समझ रहे हो, स्टेट खुद बहुत सारे मैटर्स खुद अपने आप डिसाइड करे, ठीक है, ज़्यादा पावरफुल जो सब्जेक्ट है वो स्टेट को दो। इस तरीके से डिमांड मुस्लिम लीग के द्वारा करी जा रही थी। ठीक है, तो इस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से, ठीक है, ये जो डिमांड करी जा रही थी, उसके बाद हमें कुछ चीज़ें समझ में आई। ठीक है, पार्टीशन हुआ इंडिया का। ठीक है, तो पार्टीशन में क्या हुआ, पार्टीशन में ये देखा गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं बनाई और स्टेट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी, स्टेट को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पावर दे दी, तो बहुत ज़्यादा हमारी यूनिटी के लिए खतरा हो सकता है। ये पार्टीशन के बाद समझ में आ चुका था। ठीक है, 1947 के आसपास तक, एंड इवन उससे पहले भी हमें चीज़ें क्लियर आउट हो चुकी थी कि ये अगर हमने राज्य सरकारों को बहुत ज़्यादा पावर दे दी तो कल राज्य सरकार उठ करके ये बोल सकती है कि मुझे भारत से अलग करो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये पावर है, हम अलग होना चाहते हैं, हमारे रिसोर्सेस हमें दे दो, हम अलग होना चाहते हैं, अलग तरीके से हम अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट कर लेंगे। ये दिमाग में आ चुके थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स थे, उनके कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से ये चीज़ें अंडरस्टैंड वो कर चुके थे। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने जो डिमांड करी, उसके बाद जो पार्टीशन हुआ, इन सब एक्सपीरियंस के बाद हमें कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आ गई थी कि हमें क्या करना है, हमें स्टेट को पावर कितनी देनी है और सेंटर को कितनी पावर देनी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेकर्स ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या करा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड टू फ्रेम अ गवर्नमेंट दैट वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड सेपरेट पावर्स टू द स्टेट। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बोला कि हम एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जो दो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होगी। पहला होगा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। यूनिटी का प्रिंसिपल का मतलब है कि उनको समझ में आ गया था कि हमें हर हालत में इंश्योर करना होगा कि भारत की एकता अखंडता हर टाइम बरकरार रहे। इसीलिए दिमाग में यहाँ पर आ चुका था कि इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए क्या करना होगा, हम स्टेट को बहुत ज़्यादा पावर नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी देंगे एंड ज़्यादा पावर भी देंगे हम लोग इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑलरेडी हमारा पार्टीशन हो चुका है। ठीक है, अब हम और नहीं चाहते कि और बेकार चीज़ें हों, हम चाहते हैं भारत हमेशा यूनाइटेड रहे। इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपनी यूनिटी को प्राइमेसी देंगे एंड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को हम बहुत ज़्यादा पावर नहीं देंगे इन कंपैरिजन टू हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देंगे। पहली चीज़ ये क्लियर होगी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बोला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने ये भी बोला कि हम यूनिटी के साथ साथ में सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन को भी इंश्योर करना होगा और उसके लिए क्या करना होगा, स्टेट्स को भी हम पावर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ओवरऑल उनके दिमाग में जो हमारे पूरा फेडरल स्ट्रक्चर जो डिसाइड किया गया वो ये डिसाइड किया गया कि हम यूनिटी मेंटेन करेंगे। तो यूनिटी के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेंगे, ज़्यादा पावर देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को हम बहुत ज़्यादा पावर नहीं दे सकते। ठीक है, पहली चीज़ ये। साथ ही साथ में हमें ये भी पता था, क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिटी भी तो है ना, हमें डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम पावर्स भी देंगे, स्टेट को सेपरेट पावर भी देंगे। ठीक है, लेकिन इन कंपैरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हम क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को कम पावर देंगे एंड सेंट्रल सुप्रीमेसी होगी। ठीक है, कुछ कुछ एरियाज में सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या होगा, पावर ज़्यादा होगी। समझ में आ गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद the most important feature of the federal system adopted by the Indian Constitution is the principle that relationship between the center and the states would be based upon cooperation. So while recognizing diversity, the Constitution also emphasized unity. तो फाइनली हमने क्या डिसाइड किया कि जो हमारा फेडरल सिस्टम का, हमारे फेडरल सिस्टम का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, कि हमारे यहाँ पर जो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि सेंटर एंड स्टेट के बीच की रिलेशनशिप में हमेशा क्या होगा, कोऑपरेशन इंश्योर होगा। ठीक है,
तो हमने क्या कर दिया कि ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारी पावर ये, स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारी पावर ये, और दोनों एक साथ मिल करके काम करो, कोऑपरेशन को इंश्योर करो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फेडरल सिस्टम का वो है दैट द फेडरल सिस्टम, हमारे फेडरल सिस्टम की जो फंक्शनिंग होगी अच्छे तरीके से, जो स्मूथ फंक्शनिंग होगी, वो तभी हो पाएगी जब सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या होगा, कोऑपरेशन होगा। तो हमने दोनों की पावर दे दी, सेंटर को भी पावर दे दी, स्टेट को भी पावर दे दी, एंड इंश्योर किया कि यहाँ पर क्या हो, इन दोनों के बीच में क्या हो, कोऑपरेशन हो सके। तो हमने जो पूरा का पूरा जो आइडिया था डाइवर्सिटी को और यूनिटी को दोनों को एक साथ लेकर चलने का, ठीक है, दोनों को एक साथ लेकर चलने का, तो वो कहीं ना कहीं हमने फुलफिल किया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, जो पूरा ओवरऑल आइडिया था हमारा, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया प्लस डाइवर्सिटी, दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलना होगा, उस तरीके से हमने अपने फेडरल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करा। एंड इसीलिए हमने क्या करा है, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या किया है, ज़्यादा पावर दी है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट, और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, क्वासी फेडरल स्टेट कहा जाता है। इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट, वाई, बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ कंपैरेटिवली स्ट्रोंगर देन द स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ गया? ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर होगी, पूरा का पूरा आइडिया समझ में आ गया। ठीक है, कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग की जो डिमांड्स थी उसकी वजह से, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ उसकी वजह से, कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड में जो हमारा जो इन्वायरमेंट था ना, जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे, उसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को समझ में आया कि हमें किस तरीके का फेडरलिज्म अडॉप्ट करना है, कि हमें यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसीलिए हमने क्या करा, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर को ज़्यादा पावरफुल एक तरीके से बनाए रखा। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ोगे तो आप वो यहाँ पर देखोगे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, डिस्पाइट दैट फैक्ट कि इंडिया क्या है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डुअल पॉलिटी है ना, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप फेडरेशन शब्द नहीं देखोगे कहीं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो हमारा आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 1 है वो कहता है दैट इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। समझ रहे हो? तो आर्टिकल 1 में हमने क्या लिखा कि भारत जो है, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, वो क्या होगा, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर एक और जो हम चीज़ लिख सकते थे वो क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते थे इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। लेकिन हमने क्या इस्तेमाल करा, हमने कहा कि नहीं, हम फेडरेशन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट क्यों लिखा गया, फेडरेशन क्यों नहीं लिखा गया, इसको हम समझते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, एंड उन्होंने 2 रीज़न दिए कि वाई इंडिया डिसाइडेड कि इंडिया यूज़ क्या करेगा, फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह पर हम यूनियन ऑफ स्टेट्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए 2 रीज़न उन्होंने बताए। सबसे पहला रीज़न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया, पहली चीज़, इंडिया का जो फेडरेशन है ना, इंडिया का जो फेडरेशन है वो यूएसए के जैसा नहीं है। ठीक है, यूएसए का फेडरेशन क्या है, पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा कि यूएसए का फेडरेशन है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। वहाँ पर अलग अलग राज्य एक साथ आए, एक साथ आकर के उन्होंने डिसाइड करा कि ठीक है, यूनियन लेवल पर हम एक क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ इंडिया में नहीं है, क्योंकि हमें पता है इंडिया में ऑलरेडी हमारे यहाँ पर क्या थी, जब इंडिया आज़ाद हुआ, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी यूनियन एग्जिस्ट कर रहा था, हमारे यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट थी। ठीक है, समझ रहे हो, सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट थी। फिर क्या होता है, धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को बनाती है। ठीक है, स्टेट्स की बाउंड्रीज को डिसाइड कौन कर रहा है, स्टेट्स खुद कर रहे हैं क्या, नहीं, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट कर रही है। तो इसीलिए हमने क्या करा कि इंडिया का जो फेडरेशन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक यूएसए। ठीक है, इंडिया का जो फेडरेशन है वो स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट की वजह से नहीं बना ना, इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। तो इंडिया ऑलरेडी क्या था, इंडिया ऑलरेडी एक यूनियन था स्टार्टिंग से। इसीलिए हमने क्या कहा कि इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, रादर इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है। और ये चीज़ बताती है कि इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट क्या है, कंपैरेटिवली सुपीरियर है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार ही हमारे राज्य की बाउंड्रीज को निर्धारित कर रही है, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें पार्लियामेंट कर रही है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया कि हम
फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कह सकते, अपना फेडरेशन ऑफ स्टेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, रादर हम यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज़ ये, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर और क्या डिस्कस करेगी, उन्होंने ये बोला कि इंडिया क्या है, इंडिया में जो स्टेट है ना, नो स्टेट इन इंडिया कैन सिसीड अवे फ्रॉम द यूनियन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जो हमारा यूनियन है, ठीक है, जो इंडिया का जो यूनियन है ना, उससे कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता कि मैं इस पर्टिकुलर यूनियन से, भारत से अलग होना चाहता हूँ। कोई स्टेट ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि भारत क्या है, भारत स्टार्टिंग से ही यूनियन है। भारत ने केवल अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए अपने आप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्टेट्स बनाए हैं अपने यहाँ पर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए और डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट करने के लिए। तो इंडिया क्या है, इंडिया में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट क्यों इस्तेमाल करा है, इसीलिए हम लोगों ने करा है बिकॉज इंडिया में जो कोई भी स्टेट है वो कभी भी यूनियन से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। यूनियन सुप्रीम है इंडिया में, समझ रहे हो, ठीक है। इसी चीज़ की वजह से क्या कहा जाता है, इसी चीज़ की वजह से कहा जाता है कि इंडिया में जो फेडरेशन है ना, इंडिया में जो फेडरेशन है वो क्या है, इंडिया का जो फेडरेशन है वो एक यूनियन है। इंडिया का फेडरेशन, इंडियाज फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज़ इंडिस्ट्रक्टेबल। या इसको ऐसे समझो, यहाँ पर सिंपल से समझो कि हमारा जो यूनियन है ना, हमारा जो यूनियन है वो क्या है, वो एक इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है। इंडिस्ट्रक्टेबल, इंडिस्ट्रक्टेबल का मतलब होता है कि कोई भी स्टेट आकर के, भारत का कोई भी स्टेट आने वाले टाइम में या कभी भी आकर के ये नहीं कह सकता कि मुझे भारत से अलग कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता, कोई नहीं कह सकता। इसीलिए क्या है, इसीलिए इंडिया में क्या है, इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड का इस्तेमाल, यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड का यूज़ किया गया है इंस्टेड ऑफ हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट जो वर्ड है उसको इस्तेमाल नहीं करा, ठीक है। पूरा का पूरा ये जो आइडिया है ना, पूरा का पूरा ये जो आइडिया है ये यही बताने के लिए है कि देखो स्टेट तुम्हें बनाया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी करने के लिए। हमारे यहाँ पर इंडिया का जो यूनियन है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टार्टिंग से ही यहाँ पर क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट कंपैरेटिव टू स्टेट गवर्नमेंट क्या है, ज़्यादा सुप्रीम है, ठीक है। इस चीज़ को ये अल्टीमेटली ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, इस चीज़ को ये शब्द क्या करते हैं, बता रहे हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट इस पर्टिकुलर चीज़ को बता रहा है, ठीक है। बार बार आप हर जगह पर जो भी चीज़ आप देखोगे वहाँ पर आपको एक ही चीज़ दिखेगी कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसी चीज़ को हम बार बार क्या कर रहे हैं, बार बार यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इवन यही हम दर्शा रहे हैं। समझ में आ गया। दूसरा आर्टिकल क्या कह रहा है, सेकंड इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल 1 का सेकंड पार्ट कहता है दैट द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो जो स्टेट्स है और जो भारत में यूनियन टेरिटरीज है वो फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत उनका नाम भी होता है, साथ ही साथ उनकी बाउंड्रीज क्या होगी, ये सारी चीज़ें फर्स्ट शेड्यूल में लिखी जाती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये चीज़ हम वैसे आगे पढ़ेंगे, तो कोई भी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करना हो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है, इंडिया की पार्लियामेंट ये चीज़ कर सकती है, ठीक है। और बाउंड्रीज चेंज करनी हो, किसी का नाम चेंज करना हो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का, ठीक है, ये कौन कर सकता है, स्टेट खुद नहीं कर सकते, नहीं, केवल और केवल जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ही ये चीज़ कर सकती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर भी आप बार बार क्या देखोगे कि यूनियन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यही आइडिया बार बार आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ भी हमने बहुत क्लैरिटी के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी कि हमारे लिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, बट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देनी होगी। दैट इज़ वाई इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 ये कहता है दैट इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, रैदर इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट क्या है, सुप्रीम है, समझ रहे हो, यूनियन गवर्नमेंट क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार ये कैसे बोला जा रहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, कौन कौन सी पावर्स है एक्स्ट्रा जो यूनियन गवर्नमेंट के पास है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।